सवाल सीधा है लेकिन जवाब बेहद उलझा हुआ है। अगर लूट हुई है तो सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखी? अगर बंदूक से धमकी दी गई है तो हथियार कहां है? और अगर सबूत कमजोर है तो गिरफ्तारी इतनी तेज क्यों हुई? जब सीसीटीवी कैमरा घर वाले देख रहे हैं तो बोल रहे हैं तो रामचंद है बगल का, तो रामचंद एसीबी अधिकारी बनकर क्यों जाएगा उस घर में? ठीक। दूसरा जो हमारे ऊपर आरोप है लूट डकैती का। हमने लूट डकैती किया होता तो घर में 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहीं पर भी तो घटनाएं दिखती लूट डकैती की। छत्तीसगढ़ का यह मामला अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सिस्टम की साख पर खड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। किसी मामले में यदि आरोप और साक्ष्य आमने सामने खड़े हो जाए तो सवाल केवल आरोपी या शिकायतकर्ता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर ही आ टिकते हैं। छत्तीसगढ़ में सामने आया ताजा मामला इसी द्वंद्व का प्रतीक बन गया है। एक और गंभीर आरोप है कि खुद को एसीबी अधिकारी बताकर घर में घुसना, लूट, धमकी और बंदूक का इस्तेमाल करना, तो दूसरी ओर उपलब्ध दस्तावेज और कथित साक्ष्य इन आरोपों की पुष्टि करने की बजाय कई नए प्रश्न खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल साक्ष्यकारी है। एक काम कर, तू सार करना, मैसेज कर दे, कॉल मत करो, वही कर रही थी। रामचंद्र भी थी करे हैं रामचंद्र लोग कहाँ के? ये तो रामचंद्र देवांगन है जी। कहाँ के? अरे बाप रे, ये तो रामचंद्र देवांगन है साला। ये तो बजरंगल के आदमी है। बजरंगल के, अरे लगा जिस घर में लूट की बात कही जा रही है वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में ना तो लूट का कोई स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है और ना ही किसी प्रकार की मारपीट या अफरा तफरी। कुणाल साहू नाम का एक लड़का है जो ट्रेडिंग का काम करता है, शेयर मार्केट का काम करता है, सोरम भटगांव में रहता है भैया। वो बहुत लोगों का पैसा तो बहुत लोगों का लिया है, जांच का विषय कितना लिया है पैसा, लेकिन हमारे पास कुछ समस्या आया है, कुछ चेक भी आए हमारे पास, लोगों के चेक भी हमारे पास उपलब्ध है, हम कोर्ट में पेश करेंगे उसको। हमारे पास कुछ चेक भी आए लोगों के कि वो पैसा लिए भैया। देखो, एक तरफ एफआईआर में गंभीर आरोप कि एसीबी अधिकारी बनकर घर में घुसना, लूट, धमकी और दूसरी तरफ 5 सीसीटीवी कैमरे, लेकिन कोई वारदात नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई स्पष्ट हिंसा नहीं दिखती। तो सवाल उठता है, क्या कहानी लिखी गई है या सच छुपाया जा रहा है? मामले का एक और पहलू इसे और जटिल बनाता है। दोनों पक्षों के बीच पूर्व परिचय और संभावित लेन देन का विवाद। यदि यह सच है तो फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या एक निजी विवाद को आपराधिक रंग दिया गया है, और यदि नहीं तो फिर साक्ष्य इतने कमजोर क्यों प्रतीत हो रहे हैं? मैं महेश कुमार साहू बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ, जो कि विगत 2022-23 में कुणाल साहू के साथ ट्रेडिंग में पैसा लगाने के लिए मैं दिया था, तो उन्होंने मेरा पैसा ठगी कर लिया है। और इसका शिकायत मैं बजरंग दल के रामचंद्र देवांगन जो जिला मंत्री है उनके पास मैं लिखित शिकायत किया था कि भैया मेरा पैसा वापस दिलवा दीजिए, लेकिन उस लड़के ने मेरा पैसा देने से मेरे मना कर दिया। तो रामचंद्र भैया उसके घर गए थे मेरे पैसे के लेन देन की बात करने के लिए, लेकिन उसे कुछ झूठा आरोप में फंसा दिया गया, जिसकी वजह से भैया को तकलीफ झेलनी पड़ी। हाँ ठीक, तुम्हारा पता लगा सकते हो, तो सोच में क्या कर सकते हो? अगर मेरे पास शाम तक बोल रहे हैं ना, शाम 6 बजे करूँगा, 6 बजे तक तो अगर सब सिस्टम वापस नहीं किया ना रामचंद्र, तो बताऊंगा कि मैं कौन। यहां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस और जांच एजेंसियों की भी है। क्या सभी तथ्यों की गहराई से जांच के बाद ही कार्रवाई की गई या फिर दबाव, जल्दीबाजी या अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लिया गया? रामचंद्र देवांगन एक पूर्व सैनिक हूँ। 17 साल आर्मी में सेवा देने के बाद 2020 में रिटायर हुआ हूँ और 2020 के बाद से निरंतर समाज सेवा करते हुए अभी सामान्य हूँ। और गिरफ्तारी के टाइम तक मैं जिला मंत्री था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धमतरी का। दुख इस बात का है कि जब मेरे ऊपर आरोप लगा तो पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने मेरे से चर्चा नहीं की, एक बार पूछने का जरूरत भी नहीं किया कि एक बार पूछ लिया जाए कि क्या कुछ घटना हुई या नहीं हुई। उन्होंने एफआईआर दर्ज किया और दर्ज करके मुझे सीधे गिरफ्तार कर दिया, लेकिन एफआईआर उन्होंने बाद में दर्ज किया। ये बड़े मजे की बात है कि मेरे को मैं उस दिन रायपुर में उपस्थित था,
रात को 12 बजे के आसपास, 11:30-12 के आसपास लगभग उन्होंने रायपुर मरीन ड्राइव से मुझे कैप्चर किया। और जिस पुलिस वाले को मैं ऑलरेडी सुबह कॉल कर चुका था इस संबंध में, वही पुलिस वाला मुझे उठाने आया था। और यहाँ से ले जाने के बाद धमतरी में उन्होंने सुबह 3 बजे FIR दर्ज किया और यह दिखाया कि अर्जुनी मोड़ सिंह को गिरफ्तार किया गया धमतरी में करके। कुणाल साहू का जो लैपटॉप था, उन्होंने वो लैपटॉप हमें थैले में पैक करके दे दिया था। लैपटॉप, मोबाइल और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट रहे वो रहे, उनको हमें उन्होंने दे दिया था। तब उनसे वापस तो लेना उन हमारे से, तो हमारे से वापस लेने का तरीका क्या था? शराफत से आते तो जिस व्यक्ति का पैसा लिया वो पैसा देना पड़ता, जिसके बिहाफ पर हम गए थे उस व्यक्ति को पैसा वापस करना पड़ता। सामान जब हमारे पास था तो उनको ये डर था कि हम किसी बड़े अधिकारी को ये सामान ना सौंप दे। इसके लिए लगातार वो हमारे से पहले तो धमकाने का प्रयास किया, जान से मारने की धमकी दी, मैं कौन कितना बड़ा आदमी हूँ ये पहचान करने की बात की। फिर उसके बाद दोबारा कॉल करके आया कि भैया मैं पुलिस से डर रहा हूँ, मुझे पकड़वा तो नहीं दोगे आप बड़े आदमी हो। इस तरह से गुमराह किया और फिर स्वयं ही पुलिस को लेके आ गया। तो जब वो मुझे गुमराह कर सकता है तो पुलिस को भी गुमराह कर सकता है। अब भैया कहाँ आना है? तो अभी कहाँ पर हो? अभी मैं धमतरी में हूँ भैया। मैं तो रायपुर बुलाया था दोस्त आपको। तो भैया तो आपने लोकेशन उसके बताया तब ना आएंगे। अरे तो आपको तो मैं रायपुर 6 बजे के लिए बोला था जी। तो भैया लोकेशन बताते तब 6 बजे भी आ जाता मैं। तो अरे तुम धमतरी से रायपुर आओगे तभी तो, फिर अभी धमतरी में बोल रहे हो 6 बजे तो आपको रायपुर होना था क्या भाई? तो अभी आ जाएगा। आ जाओ कहाँ रायपुर में आ जाओ। हाँ रायपुर में आप मेरे को आके मिलोगे कहाँ पर? अपना घड़ी चौक के पास मिलो। घड़ी चौक के पास। हाँ भैया मेरा सामान वापिस कर देना भैया प्लीज। बहुत सारे सब कुछ कर दूंगा। सुन ले कौन? कुणाल। हाँ कुणाल दो शांति से बैठ के चर्चा करेगा तो सब कुछ शांति से निपटा दूंगा। इसीलिए कॉल क्यों भैया, मैं शांति बैठ कर ही करना है। उस टाइम तो जिस तरह से धमका रहा था ना भैया, मेरे कोई बोल दिए थे एक्चुअली में, ऐसा वो नहीं है मेरा ना। तो हमारी हम दोनों की कोई आपसी रंजिश है, आप तो जानते ही हो। कोई रंजिश नहीं है, कुछ नहीं है। अगर देखो मैं तुम्हारे को चाहता तो कल मैं अपना काम निपटा देता। हाँ मैं तो तेरे को मौका दिया ना जी जी। और तेरे घर में भी बोल के आया कि मौका दिया है करके, हाँ लेकिन तुम गलत तरीके से जा रहे थे। नहीं भैया, मेरे कोई वो बोल दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए, वो घड़ी चौक पे आना है ना? तो मेरे को टाइम लगेगा भैया, बस से आऊंगा तो। आप उठवा लोगे पुलिस वाले से करके, ऐसा बोल रहे हैं भैया, डर लग रहा है मेरे को। देख दोस्त, हाँ मैं तेरे को अगर वो होता ना कुछ करने का, हाँ तो मैं कल ही तेरे घर वाले को लेके आ जाता। नहीं भैया, तो डर लगता है ना भैया, जब भी कभी पड़े दिए तो। अब वो तुम क्या करूँ फिर मैं इसका? कल सुबह आ जाएंगे भैया, अभी तुम्हारा निकलने नहीं दे रही भैया। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, आप कल जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएंगे भैया। दोस्त सुनो, हाँ ये जितना तुम लेट करोगे ना वो तुम्हारे लिए समस्या होगी। मैं ज्यादा देर संभाल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ जो लोग हैं वो अपने हैं। हाँ ज्यादा देर इनको भी बैलेंस नहीं कर सकता हूँ। हाँ। अब तेरे को यहाँ आने के बाद कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई कैप्चर करने वाला हूँ ना कुछ करने वाला हूँ। नहीं भैया, तो अकेले आप अकेले बुलाए ना भैया, तुम्हें घर वाले तो भाई अकेले तो मैं भी मिलूंगा, बोला क्या आपको? नहीं नहीं, तो मैं भैया, आप इतने बड़े आदमी और। अरे बड़े भैया, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं कल भी कर सकता था। नहीं हाँ, वहाँ तक ठीक है भैया, लेकिन आप जानते हो ना घर में इतनी रात को कैसे निकलने देंगे? इतनी रात को तो छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर जा सकता है। तो भैया वो फ्लाइट में होता है ना भैया। छत्तीसगढ़ से बाहर तो सारी शहर भी कर लिया, दुबई भी चल दिया, बाकी सारी जगह चल दिया, है ना? हाँ। फिर किस बात का डर? नहीं भैया, तो आपने बोला था ना भैया कि आपको क्या बोलते हैं पुलिस में दे दूंगा करके। तो मैं तेरे को कहीं नहीं दे रहा हूँ। हाँ तो अभी आजा रायपुर, जिनके साथ आ सकता है, मैं रायपुर वेट कर रहा हूँ। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा नाम नागेंद्र पटेल है, मैं हिंदू धर्म के लिए काम करता हूँ, लव जिहाद लैंड जिहाद पे। एक सीसीटीवी कैमरा के आधार पर हमारे ऊपर FIR लगा दिया गया कि आप ACB अधिकारी बनकर गए हैं, लूटपाट किए हैं, और हमारे ऊपर 6 धारा लगा गए। सवाल उठते यहाँ ये भी है कि अगर घटना दिन दहाड़े हुई तो फुटेज में कुछ क्यों नहीं दिखा? तो फिर क्या बिना पुख्ता जांच से गिरफ्तारी हुई? रातों रात क्यों गिरफ्तारी हुई? बड़े भिनसारे सुबह सुबह
एफआईआर क्यों दर्ज की गई? क्या यह मामला एक निजी लेन देन का या विवाद का है जिसे आपराधिक रंग दिया गया? पुलिस ने किस आधार पर इतनी जल्दी कार्रवाई की? क्या इतना संगीन मामला था यह? अगर आरोपी और शिकायतकर्ता पहले से परिचित थे तो पूरा मामला क्या है? क्या पुलिस इसकी तहकीकात पे गई और नहीं गई तो क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस में कुछ ऐसे सत्य हैं जिन्हें दबाया जा रहा है या फिर आरोपों के पीछे कोई बड़ा खेल है, किसी ताकतवर व्यक्ति का हाथ है? ये सिर्फ एक केस नहीं है मित्रों, ये उस भरोसे की परीक्षा है जिस पे कानून खड़ा है। दरअसल ऐसे मामले केवल एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं रहते, ये उस भरोसे को भी प्रभावित करते हैं जिस पे पूरी न्याय प्रणाली खड़ी होती है। क्योंकि अगर दोषी बच गया तो सिस्टम हार गया, और अगर निर्दोष फंस गया तो न्याय हार गया।